बच्चों, आज के वीडियो का नंबर है थर्मोडायनेमिक्स 00 और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स को हमको पढ़ना कैसे है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है। काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये और काफी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। इतना आसान है नहीं जितना ये देखने में लगता है। ठीक है, चाहे आप बोर्ड के लेवल पे तैयारी कर रहे हो और चाहे आप तैयारी कर रहे हो आईआईटी और नीट के लेवल पे। बच्चों, पिछला चैप्टर जो था हमारा वो था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, और इसमें भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना करके दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पूरे सिस्टम को आप पढ़ेंगे कैसे। बच्चों, इसमें हमारा जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो है चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं बिगाड़ देता हूं। इसमें और देखने में सब एक जैसे लगते हैं लेकिन इसके और इनके कंसेप्ट में बहुत डिफरेंस है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। ठीक है, गैसेस के बारे में बात एक नंबर ये नोट कर लीजिए। गैस में क्या होता है बच्चों? गैस में सिर्फ प्रोसेस होता है और गैस के अंदर सिर्फ दो ही चीज होती है। एक तो आप कर सकते हो एक्सपेंशन और दूसरा उसका कर सकते हो कंप्रेशन। ठीक है, और इसी को हमें पढ़ना होता है। अब बच्चों क्या होता है इसमें कि हम गैस का एक्सपेंशन और गैस का कंप्रेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। वो हमारा तरीका कहलाता है, क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है थर्मोडायनामिक। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस। ठीक, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मो मतलब क्या हुआ? हीट से संबंधित है। डायनामिक मतलब मूवमेंट हमारा, और प्रोसेस जिस तरीके से उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं यानी एक्सपेंशन करने को और कंप्रेशन करने के जो प्रोसेस है उसको जिस तरीके से करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, हमारा जो है ये और ये चैप्टर ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है लेकिन फिर भी काफी डिफरेंस है। ठीक है, इसका कंसेप्ट इसमें यूज होता है, इसका कंसेप्ट इसमें यूज होता है, और यहीं पे क्रिएट होता है कंफ्यूजन। यहीं पे क्रिएट होता है कंफ्यूजन। तो बच्चों, जैसे सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं अगर उसी सीक्वेंस में आप पढ़ते रहोगे तो आपको ये चैप्टर जो है 2-3 बार या 4 बार रिवाइज करने के बाद पूरी तरीके से कमांड में आ जाएगा। लेकिन कोई कहे कि एक बार में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा या 10 मिनट में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल इस पे कॉन्फिडेंट हूं, इसलिए बहुत सीक्वेंस में इसको पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमको सबसे पहले थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस के बारे में बिल्कुल सही तरीके से पता होना चाहिए। ये प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, एक तो होता है बच्चों हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका वीडियो अलग बना है। फिर उसके बाद होता है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चों होता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, फिर होता है बच्चों हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, और बच्चों इसके बाद जो होता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस बच्चों इन चारों को मिला करके बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस आप समझिए, हर प्रोसेस की एक अलग बात है। ठीक है, हर प्रोसेस की एक अलग बात है। सब में जो हमारा कंसेप्ट अलग अलग है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हर एक प्रोसेस का जो है हमारा वीडियो अलग है, उसको देखिएगा। इसमें और क्या क्या चीज हमको देखना होता है वो बता दो। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि नाम क्या होते हैं प्रोसेस के। और एक लास्ट में होता है बच्चों हमारा जो इनसे अलग होता है वो होता है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसको हम अदर प्रोसेस भी कह सकते हैं, अदर प्रोसेस भी कह सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल अलग होता है इनसे, मतलब ये अपने आप में अनोखा प्रोसेस है जिसकी कोई भी जो है स्पेशलिटी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब इन प्रोसेस में देखिए हमारे पास क्या होता है, इन प्रोसेस में हमको क्या पढ़ना होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए 3 चीज होती है हर एक प्रोसेस में। एक तो प्रोसेस क्या होता है ये समझना पड़ेगा, फिर आपको देखना होगा कि हमारा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन प्रोसेस क्या होता है ये आपको देखना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा कि हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, कितना सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया या हीट रिलीज। ठीक है, हीट रिलीज ये
हमारी क्या होती है प्रोसेस में, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज हमारी क्या होती है प्रोसेस में, ये हमको देखना होगा। और एक बच्चों बात होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी होती है। ये बच्चों 3 चीज हमारी हर एक प्रोसेस में होती है और अलग अलग होती है। हर एक प्रोसेस की अलग अलग बात होती है और उसी तरीके से जो है उसमें ये तीनों चीज अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि हमारा जो है रोटी वो बनती है गेहूं के आटे से, पराठा वो बनता है गेहूं के आटे से, पूड़ी वो बनती है गेहूं के आटे से, नान, तंदूरी, रुमाली रोटी या जितनी भी इस टाइप की चीजें सब बनती जो है बच्चों गेहूं के आटे से ही है, लेकिन उसको बनाने का प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक उसी तरीके से ये सारी चीजें एक हमारी गैस में होती है, ठीक, गैस में होती है, तो इसका प्रोसेस अलग अलग है। इसलिए हर एक प्रोसेस की एक अपनी खासियत है, ठीक है। हर एक प्रोसेस की अपनी एक अलग खासियत है, लेकिन इन सारे प्रोसेस में एक चीज होती है कि वर्क डन होता है, हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होती है। किसी सिस्टम में हीट सिस्टम के अंदर जाती है, किसी सिस्टम में हीट जो है हीट सिस्टम से बाहर आती है, और इंटरनल एनर्जी हर एक सिस्टम में होती है, ठीक है। इन तीनों चीजों को आप बहुत कायदे से पढ़िएगा और प्रोसेस हमारे क्या होते हैं उस चीज को देखिएगा, ठीक है। बहुत हिसाब से चलिएगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है, उसके बाद इन प्रोसेस के दौरान हमारा होता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन। सिर्फ 2 ही चीज हम गैस में कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपेंशन और कंप्रेशन हम कैसे करते हैं ये हमारा प्रोसेस बनाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन करने पे बच्चों जो है वो क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर हमारा जो है डिक्रीज करता है, इस चीज को नोट कर लीजिए। और कंप्रेशन करने पे बच्चों हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इसको आप अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप करने जा रहे हो उसमें जो है आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बात नंबर 1 ये नोट कर लीजिए, ठीक है। बात नंबर 2 नोट करिए, ये बात हो गई हमारी टेम्परेचर की। अब बात करते हैं हमारा वर्क की, ठीक है, वर्क की बात करते हैं बच्चों। जब हमारा एक्सपेंशन होता है तो हम क्या होता है वर्क डन, ठीक है। वर्क डन जो होता है बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ठीक है, बाय द सिस्टम। और ये वर्क होता है बच्चों हमारा पॉजिटिव वर्क होता है। जब हमारा कंप्रेशन होता है तो ये होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। और बच्चों ये वर्क होता है निगेटिव। मैं आपको समझा रहा हूं सिलेंडर बना करके। सपोज करिए बच्चों हमारे पास क्या है, ये एक जो है सिलेंडर है, सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि एडियाबैटिक आइसोथर्मल है, इसके अंदर बच्चों गैस भरी है, ठीक है। गैस का प्रेशर है P, ठीक, गैस का प्रेशर P हुआ। इस प्रेशर ने इसके ऊपर फोर्स बनाया, कैसे, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। इसने फोर्स लगाया और थोड़ी देर बाद ये पिस्टन पहुंच गया बच्चों फोर्स की वजह से ऊपर की ओर, ठीक है, यहां पे पहुंच गया, ठीक है, यहां पे पहुंच गया। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर जो है सिस्टम ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया और एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन अपने आप हो गया बच्चों। क्या हुआ, यहाँ पे वर्क जो है सिस्टम ने किया, इसीलिए कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसमें वर्क बच्चों होता है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमको ये वर्क मिला, ठीक है, सिस्टम के थ्रू मिला, हमने इसमें कुछ नहीं किया। अब आते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम पे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक सिलेंडर ऐसे था, ठीक है, एक सिलेंडर ऐसे था और ये पिस्टन की हमारी पोजीशन थी। इसके अंदर हमारा गैस इस तरीके से भरा हुआ है, इसके अंदर गैस हमारा इस तरीके से भरा हुआ। हमने क्या किया बच्चों, हमने इस पिस्टन को कंप्रेस किया, नीचे की ओर पुश किया। अब जब हम इसको पुश करेंगे तो गैस नीचे से रिएक्ट करेगा, ठीक है, गैस नीचे से अपना प्रेशर लगाएगा, आप ऊपर से लगाओगे।
और बच्चों क्या होता है कि नीचे वाला प्रेशर बच्चों कम होता है, ऊपर वाला जो नीचे वाला फोर्स कम होता है, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता है, तो पिस्टन हमारा यहाँ पे आ जाता है। बच्चों यहाँ पे हमको एफर्ट करना पड़ता है, उसको दबाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क हमको करना पड़ता है। और जब बच्चों हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो हमको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हम इसको कहते हैं। और बच्चों इसको लिया जाता है निगेटिव की तरह। ठीक है, निगेटिव की तरह इसको लिया जाता है, निगेटिव की तरह इसको लिया जाता है। इस चीज को आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव वर्क बहुत ज्यादा परेशान करता है, मुझे पता है, मैंने अपने तरीके से समझा दिया। अब बच्चों मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के आपको अपनी बात समझाता हूं। वो देखिए क्या है, वो ये है कि आपने साइकिल जरूर चलाई होगी, और सपोज करिए कि आप एक फ्लाईओवर के ऊपर साइकिल से चढ़ रहे हो। ठीक है, तो दो जो है आपका जो है सिस्टम होगा कि पहले में आप जो ऊपर जाओगे और दूसरे में जो है आप नीचे उतरोगे। तो जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको एफर्ट करना पड़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है, यानी सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। और जब आप नीचे उतरते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिस्टम खुद वर्क करता है। तो जब आप करोगे सिस्टम के अगेंस्ट वर्क तो वर्क हमारा निगेटिव होगा, और जब सिस्टम आपके ऊपर वर्क करेगा, जब जैसे आप फ्लाईओवर से नीचे उतरते हो तो आपको कुछ नहीं पड़ता, सिस्टम आपको करता है, तो वर्क हमारा पॉजिटिव होता है। ये बच्चों जो है निगेटिव और पॉजिटिव वर्क की बात होती है। ठीक है बच्चों, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपसे बात करता हूं, और यहां पे होता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन। वो होता है बच्चों हमारा जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला जो चैप्टर पढ़ा है, क्या कहते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या था हमारा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी था, जहां पर जो है C हमारा जो था वो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, सॉलिड के, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों यहां पर आता है डिफरेंस। ठीक है, यहां पे डिफरेंस पता है क्या आता है, डिफरेंस कि यहां आप जो है सॉलिड और लिक्विड को हीट कर रहे हो, और यहां पर आप हीट कर रहे हो गैस को। बच्चों जब गैस को हम हीट करते हैं या कूल करते हैं तो इससे डिफरेंट फिनोमिना लगता है, ये फिनोमिना हमारा नहीं लगता है। क्यों? देखिए बच्चों क्या होता है कि देखिए सॉलिड या लिक्विड में एक्सपेंशन तो होता है, डेफिनेटली होता है, लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है और सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है, लेकिन एक्सपेंशन इस गैस का अलग होता है। गैस अपना एक्सपेंशन बगैर हीट लिए भी कर सकता है। ठीक है, उसको स्पेस मिला, वो एक्सपेंड कर जाएगा, गैस का ये नेचर होता है। और जब नेचुरल एक्सपेंशन होता है गैस में तो उसका टेम्परेचर गिरता ही गिरता है। ठीक है, गिरता है। अब बच्चों इसी वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमारी जो है गैस की अलग होती है। इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस का एक अलग वीडियो बना हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। होता क्या है बच्चों, हमारा जो है हम यहां पर निकालते हैं जैसे मोलर, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है, ऑफ गैस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीपी, और सीपी के नाम से बड़ा फेमस है, ये सब लोग जानते हो। ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे जो है मोलर स्पेसिफिक हीट है, और ये हमारा जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट है। इसको पढ़ लीजिएगा, और इसका बहुत बड़ा यूज होता है। बच्चों एक टर्म आता है, एक टर्म होता है, वो आप देखिएगा, उसमें एक टर्म होता है हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब और रिलीज। ठीक है, रिलीज, या तो हीट हमारी जो है एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी बाय द गैस। ठीक है, बाय द गैस, या प्रोसेस जिसको कहते हैं, और प्रोसेस इसको कह लीजिए। ठीक है, उसका फार्मूला बच्चों होता है हमेशा
NCP डेल्टा T। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, ये काम आएगा आपके, ठीक है। और दूसरे बच्चों होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द गैसियस सिस्टम कर लीजिए, गैसियस सिस्टम, ठीक है बच्चों। वो होता है NCV डेल्टा T। ये दो चीज होती है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें रख लीजिए। और ये दोनों चीज हमारी काम आती है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये हमारी काम आती है। मैंने पूरे वीडियो में अभी पहली बार इसका नाम लिया है बच्चों, तो इसको देख लीजिएगा। इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अब बच्चों मैं आता हूं यहां पर एक बात में, जिससे हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकलती है और वहां पे होता है बच्चों बहुत बड़ा कंफ्यूजन, ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसका नाम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको नोट कर लीजिए, अभी आप आगे पढ़ोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आजादी की डिग्री, ऐसे समझ लीजिए कितना हम घूम सकते हैं। फ्रीडम का क्या मतलब? पूरी आजादी। हमको किस लेवल तक आजादी मिली हुई है उतना ज्यादा हम घूम सकते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। और बच्चों ये टॉपिक जो है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है, थर्मोडायनेमिक्स का नहीं, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको आप नोट कर लीजिए प्यार से। और बच्चों क्या है, ये जो टॉपिक है ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है, और इसका कंसेप्ट का यूज हमारा होता है थर्मोडायनेमिक्स में। और कहां पे यूज होता है? सीपी और सीवी निकालने में, ठीक है, सीपी और सीवी निकालने में इसका यूज होता है। मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिर्फ फार्मूला बता रहा हूं अभी, क्या होता है ये। आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से एक जो है वीडियो बना हुआ है, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और इसका यूज, इसके कंसेप्ट का यूज होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले चैप्टर पे, उस वीडियो में जिसमें इसका फार्मूला लगा होगा, ठीक है। और उससे हम सीपी और सीवी निकालेंगे और उसको यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। कहां पे? जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। नोट कर लीजिए, मेरी बात ना समझ में आई हो तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए। जो बात मैंने कही है यही मैं दोबारा बोलूंगा, ठीक है, कि जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर है, ठीक है। मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम के वीडियो में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्लेलिस्ट में। इसका यूज होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीपी और सीवी निकालने में, ठीक है। और जो है बच्चों सीपी और सीवी हम निकालेंगे और उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज होता है थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। ये दोनों जो है चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये पढ़ाने में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किसको पहले बताएं किसको बाद में बताएं। स्टूडेंट एक सीक्वेंस खोजता है, वो इतनी आसानी से मिलता नहीं। मेरी बात अगर आप मानोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बच्चों क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों हमारी डिपेंड करती है गैस के जो है एटॉमिसिटी पे। क्या होता है बच्चों, हमारा होता है कि गैस हमारा क्या है, मोनो एटॉमिक है, ठीक है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक, ठीक, मोनो एटॉमिक है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस टाइप के जो हमारे होते हैं गैस। दूसरा होता है या डाई एटॉमिक है, ठीक है, डाई एटॉमिक है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और तीसरा होता है कि हमारा ट्राई एटॉमिक है, ठीक है, ट्राई एटॉमिक है। और उसके बाद आता है बच्चों पॉली एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ट्राई एटॉमिक हो गया हमारा SO2 हो गया, और पॉली एटॉमिक हो गया अमोनिया गैस हो गया, ठीक है, NH4 हो गया। तो बच्चों इस टाइप से हमारी ये भी देखना पड़ता है थर्मोडायनामिक्स में कि हमारी दी गई गैस कैसी कौन सी है। कई बार आपको जो है क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखा होगा कि मोनोएटॉमिक डायटॉमिक है, कई बार दे देगा कि एक गैस हमारी ऑक्सीजन है दूसरी हीलियम है, दोनों को प्रोसेस किया। बच्चों ऑक्सीजन और हीलियम बताने का मतलब होता है कि वो आपको इनडायरेक्ट वे में बताया कि एक गैस डायटॉमिक है दूसरी हमारी मोनोएटॉमिक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, वो होता है F = 3n-k, ठीक है, 3n-k, इसको आप नोट कर लीजिए। और बच्चों जहां पे n होता है एटॉमिसिटी,
एटॉमिसिटी ऑफ गैस, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, और के होता है नंबर ऑफ बॉन्ड इन द गैस। ठीक है, इसको नोट करिए, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं ये। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं। जैसे पहला गैस ले लीजिए आप, मोनो एटॉमिक वाला, तो मोनो एटॉमिक में कितने एटम है हमारे, 1 है। बॉन्ड कितने हैं, 0। हीलियम का बॉन्ड किसी से है नहीं, अपने एक एटम में एक ही है। तो बच्चों यहां पर n की वैल्यू हो गई 1 और k की वैल्यू हो गई 0। अगर हम यहां पे रखेंगे तो s इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 0, तो हमारा हो गया 3, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों हो गया हमारा 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस में देखिए हमारा पास n कितना है, n बच्चों 2 ऑक्सीजन है, 2 हो गया, नंबर ऑफ एटम 2 हो गए हमारे, और बच्चों k हो गया बच्चों हमारा 1। देखिए ऑक्सीजन का बॉन्ड हमारे पास ऐसे बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिलेटेड हो गया, डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो इनके बीच में हमारा जो है एक ही रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड है, इसको डबल नहीं गिनेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमारा जो है एक है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे। तो बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा हो गया इस तरीके से, ये हो गया हमारा एक ही बॉन्ड हमारे पास बना हुआ। तो बच्चों n इक्वल टू 2 हो गया, k इक्वल टू 1 हो गया। तो बच्चों f निकालेंगे 3n माइनस k, तो 3 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, n इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ गया 5। तो डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है 5। अब बच्चों आते हैं हम आते हैं ट्राई एटॉमिक में, और यहां पर होता है बच्चों पेज, यहां पर होता है बच्चों पेज। ट्राई एटॉमिक में मैं 2 लेता हूं, एक तो लेता हूं SO2। देखिए SO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। दूसरा हम लेते हैं ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ओजोन गैस का स्ट्रक्चर होता है बच्चों कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, SO2 में हमारा 2 आएगा। ठीक है, बॉन्ड हमारे 2 बन रहे हैं, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो SO2 में क्या हुआ बच्चों, मैं इसको निकाल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, SO2 की बात करते हैं सबसे पहले। SO2 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है SO2 को, वो होगा हमारा 3n माइनस k। तो देखिए n हमारा यहाँ पे कितना है, n हो गया नंबर ऑफ एटम्स, तो हमारे पास हो गया 3, तो इसको लिखेंगे 3। k बच्चों हुआ यहाँ पे हमारा 2, एक इसके साथ बॉन्ड है, एक इसके साथ बॉन्ड है, k हो गया 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 इंटू 3 माइनस 2, तो हो गया हमारा 9 माइनस 2, यानी कि हो गया हमारे पास 7। ठीक है, 9 माइनस 2 बराबर हो गया 7। अधिकतर 7 हमारा इस तरीके से यूज होगा। अब बच्चों यही बात हम ओजोन में जब करेंगे बच्चों, तो ओजोन में देखिए क्या हो जाएगा, हमने फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिखा 3n माइनस k, और n इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 3 है, और k देखिए 3 है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3 हुए, तो k भी हमारा हो गया 3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है वो हमारा हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा हमारा वो हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 3 माइनस 3, यानी कि आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के 6 की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 6 होता है। तो ये बच्चों हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हमारा ट्राई एटॉमिक होगा। ठीक है, ट्राई एटॉमिक होगा। इसके बाद बच्चों आता है पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक का बच्चों यही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो इसका होता है, चाहे उसके बाद जितने भी बॉन्ड हमारे बढ़ जाए, फिर उसमें ये फार्मूला हमारा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, ये आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉली एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारा 6 ही होगा। अभी इसमें और भी बातें बच रही हैं, वो चीज मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों बात करता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे किस तरीके से हमारा डिपेंड करता है, क्या चीज, मोलर स्पेसिफिक हीट CV और CP। ठीक है बच्चों, CV और CP, तो बच्चों वो होता है हमारा F/2 इंटू R। ठीक है, CV होता है F/2/R, और CP होता है बच्चों हमारा F+2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मोनो एटॉमिक का, ठीक है, मोनो एटॉमिक का बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, डाई एटॉमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था,
ट्राई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 7 और 6 दो आया था, और पॉली का बच्चों होता है 6, तो हमारा सीवी मोनोएटॉमिक के लिए हो जाएगा 3/2r, सीवी इसके लिए हो जाएगा 5/2r, और ये हो जाएगा सीवी हो जाएगा 7/2r, और इसके लिए हो जाएगा बच्चों 2 आएगा, इसके लिए हो जाएगा 6/2r। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, ये होता है। सेम चीज यहां पे होगी बच्चों, सीपी हो जाएगा हमारे लिए 5/2r, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा 7/2r, सीपी हो जाएगा हमारे पास 9/2r, और फिर उसके बाद बच्चों सीपी आएगा हमारे पास 4r, और फिर सीपी पॉलीएटॉमिक के लिए आएगा 4r। इस फार्मूले में आप इन वैल्यूज को रख के देख लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा बहुत आराम से। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या होता है, इसका सही एक्सप्लेनेशन तो मैंने इस क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले में कर रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आखिरी बात पे, उसके बाद ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है और इसी हिसाब से पढ़ना है बच्चों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको पढ़ना है। तो बच्चों हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में 3 रूल हैं। एक है हमारा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, और फिर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और फिर है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये तीनों के वीडियो आपको अलग अलग मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में, इसको सबको ध्यान से देखिएगा। मैंने जो बातें भी आपको बताई हैं ये सब काम आने वाली हैं, इसी सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 बार इस पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे वीडियोस को देखना चाहिए, आप देखिएगा, किसी और के वीडियोस को देखना चाहिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, मेरा यही कहना है। और जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, और आपके क्लास फेलोज जितने हैं, जितना ज्यादा डिस्कशन कर पाइएगा करिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल खूब लगाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना आपका कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा। और न्यूमेरिकल से डरिएगा नहीं, एक बार में इसके में न्यूमेरिकल नहीं होते, मुझे पता है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, और फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों मेरी अपनी कोशिश है समझाने की, मैंने समझा दिया, करना ना करना आपकी मर्जी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल फिजिक्स पूरी अच्छी तरीके से समझना है तो मेरे जो है यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सब देखिएगा, उससे नोट्स बनाइएगा, सवाल कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ढंग से समझाने के लिए मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं। और पहले में मैंने जो है बताया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, और कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं। बाकी 2 वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें मैंने बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल आप कैसे करेंगे, उसमें कुछ और नहीं है। उस एक न्यूमेरिकल को आप देख लीजिएगा, बहुत ढंग से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि हमारा जो है किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों, मैं आपको उसका नंबर भी बता देता हूं कि क्या है हमारा जो है थर्मोडायनेमिक्स 09, थर्मोडायनेमिक्स 010, थर्मोडायनेमिक्स 10 और थर्मोडायनेमिक्स 11, ये नंबर है वीडियोस का। इन वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि इसके न्यूमेरिकल्स आप कैसे करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इतनी आसानी से हिलते नहीं है। लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हो तो सारे वीडियोस देखना कायदे से, और इस वीडियो को तो देखना जो इस वीडियो में मैंने बात बताई, इसको फॉलो करना। ठीक है, अगर सारे वीडियोस आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे तो वो आपकी मर्जी, मैं सिर्फ कह सकता हूं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात के साथ।